नमस्कार, राष्ट्र की बात के साथ मैं हूं मानक गुप्ता। आज चुनावी राज्य कर्नाटक पर बहस होगी क्योंकि वहां रण बहुत ही भीषण हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने बेंगलुरु में मेगा रोड शो निकाला तो खरगे, राहुल गांधी और सोनिया गांधी खुद अब कर्नाटक की लड़ाई में उतर चुके हैं। इधर से जेपी नड्डा, योगी आदित्यनाथ, हिमंता बिस्वा शर्मा सबने अपना अपना दम दिखाया। आज कर्नाटक चुनाव में सोनिया गांधी करीब 4 साल बाद, काफी समय बाद कर्नाटक के प्रचार में उतर रही हैं। 4 साल बाद बीजेपी से कांग्रेस में आए शेट्टार के समर्थन में हुबली में सोनिया रैली को संबोधित करेंगी। आज का मुकाबला एक तरह से मोदी वर्सेस सोनिया दिख रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री का रोड शो है और सोनिया भी कई सालों बाद चुनावी के प्रचार के मैदान में इस तरह वहां उतर रही हैं। अब सवाल उठता है कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने अपना अपना आखिरी दाव चल दिया है। हाल में ओपिनियन पोल्स जो आए हैं उसको भी आज थोड़ा सा बहस में लाएंगे और समझेंगे कर्नाटक वाकई क्या कांटे की टक्कर की तरफ बढ़ रहा है। इस पर बहस करें उससे पहले सर आज कुछ तस्वीरें देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेंगलुरु में जो 2 दिन का रोड शो शुरू हुआ है उसकी तस्वीरें। पहले दिन प्रधानमंत्री का 26 किलोमीटर लंबा रोड शो है और उसी की ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। दूसरे दिन 10.5 किलोमीटर के आसपास का रोड शो निकलेगा। आज लोगों ने पीएम मोदी पर फूलों की बरसात की। 29 अप्रैल को भी पीएम ने बेंगलुरु में पहला रोड शो निकाला था। 7 मई तक प्रधानमंत्री की 16 से ज्यादा रैली और रोड शो कर्नाटक में है। कुल 2.5 घंटे के इस रोड शो में पीएम मोदी ने 13 विधानसभा सीटों को आज कवर किया है। यह तो बीजेपी की बात हो गई। उधर से सोनिया गांधी की भी आज एंट्री हो रही है। 4 साल बाद चुनाव प्रचार में उतर रही हैं सोनिया। कर्नाटक के हुबली में उनकी पहली रैली होगी। पूर्व सीएम जगदीश शेट्टार के समर्थन में सभा करने आ रही हैं सोनिया गांधी। राहुल और मल्लिकार्जुन खड़गे भी सोनिया गांधी के साथ मौजूद होंगे। आप जानते होंगे स्वास्थ्य कारणों से सोनिया गांधी काफी समय से प्रचार से दूरी बनाए हुए थी। 2019 के चुनाव में आखिरी बार उन्होंने प्रचार किया था। कांग्रेस की अब तक 43 रैलियां और 13 रोड शो हो चुके हैं कर्नाटक में। अपने प्रचार के दौरान राहुल गांधी आज एक बार फिर पीएम मोदी पर बरसे। उन्होंने क्या कहा, सुनिए। आतंकवाद की बात करते हैं, उनसे बेहतर मैं आतंकवाद को समझता हूं। मेरे परिवार में आतंकवादियों ने लोगों को मारा है, मेरी दादी को मारा, मेरे पिता को मारा। और प्रधानमंत्री से बहुत बेहतर आतंकवाद क्या होता है, आतंकवाद क्या करता है, उसको मैं समझता हूं। उधर बीजेपी कांग्रेस पर लगातार हमला कर रही है। बीजेपी नेता जहां भी जा रहे हैं वो कह रहे हैं कांग्रेस आई तो कर्नाटक में फिर से पीएफआई सक्रिय हो जाएगा। जरा सुनिए आज सीएम योगी और सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने क्या कहा। जिन्हें एक भारत श्रेष्ठ भारत अच्छा नहीं लगता, आज वे सभी कहीं न कहीं एक और कर्नाटक में पीएफआई जैसे संगठनों को उन्मुक्त करके समाज विरोधी और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करने का कार्य कर रहे हैं। कि आपने तो नाम पढ़ा है सिद्धारामैया जी, नाम पढ़ा है डीके सुल्तान, डीके शिव कुमार जी। एक्चुअली ये सारे लोग टीपू सुल्तान की ही वंश है, बाकी कुछ नहीं है। आज सिद्धारामैया जी क्या बोलते हैं कि हम टीपू सुल्तान का जयंती मनाऊंगा। अरे टीपू सुल्तान का जयंती मनाना है पाकिस्तान में मनाओ, जाके बाकी बांग्लादेश में मनाओ, लेकिन इंडिया में टीपू सुल्तान का जयंती बनाने का तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। उधर कांग्रेस की तरफ से आज बीजेपी पर एक बड़ा आरोप लगाया गया। रणदीप सुरजेवाला ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और एक ऑडियो क्लिप सुनाई जिसमें 2 लोग मल्लिकार्जुन खड़गे और उनके परिवार की हत्या की बात कर रहे हैं। दावा किया गया कि यह चित्तपुर से बीजेपी प्रत्याशी मणिकांत राठौड़ की आवाज है। क्लिप में खड़गे को परिवार समेत खत्म करने की बात कही गई है। सुरजेवाला बोले, मणिकांत राठौड़ पीएम मोदी और सीएम मुंबई का चहेता है। मणिकांत ने पहले भी खड़गे को जान की धमकी दी थी। पिछले साल 13 नवंबर को गिरफ्तार भी किया गया था, बाद में जमानत पर रिहा कर दिया गया। जरा सुनिए क्या बोले सुरजेवाला। बुरी तरह से हार का सामना कर रही भारतीय जनता पार्टी ने के नेताओं ने अब कर्नाटक में
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे, उनकी धर्मपत्नी और उनके पूरे परिवार को कत्ल करने का प्लान बनाया है। Take this matter very seriously, and we will inquire into the whole thing, and if there is something wrong done or intended to do it, law will take its action. अब आज थोड़ा बहस ये करेंगे कि आखिर कर्नाटक कौन जीत रहा है। जरा जल्दी से एक नजर अब तक जो राष्ट्रीय चैनल्स की ओपिनियन पोल्स आए हैं उस पर डाल लीजिए। एबीपी सी वोटर का सर्वे कहता है बीजेपी 74 से 86 सीटें जीतेगी और कांग्रेस 107 से 119, जेडीएस 23 से 35। फिर इंडिया टुडे सी वोटर का सर्वे कहता है बीजेपी 74 से 86, कांग्रेस 107 से 119 और जेडीएस 23 से 35। और तीसरा जो राष्ट्रीय चैनलों का जो सर्वे है वो है जी न्यूज और मैट्रिक्स का। ये कहता है बीजेपी 103 से 115, कांग्रेस 79 से 91 और जेडीएस 26 से 36। राष्ट्र की बात में आज का सवाल आपकी टीवी स्क्रीन पर, कौन जीत रहा है कर्नाटक? ये आज का पहला सवाल है। और दूसरा, क्या बीजेपी कांग्रेस ने चल दिया अपना आखिरी दांव? आज राष्ट्र की बात में बीजेपी वर्सेस कांग्रेस होगा। संजू वर्मा वर्सेस सुरेंद्र सिंह राजपूत, दोनों तैयार हैं और मेरे साथ दो वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक जुड़ गए हैं, आशुतोष हैं और हर्षवर्धन त्रिपाठी। आप सभी का स्वागत। संजू वर्मा, आपसे शुरू कर रहा हूं। 3 ओपिनियन पोल अभी तक आए हैं, मैंने जो दिखाए राष्ट्रीय चैनल्स के, मैं लोकल की बात नहीं कर रहा हूं। आप चाहें तो, मुझे पता है आप आई होंगी लोकल चैनल्स के सर्वे लेकर भी। राष्ट्रीय चैनल्स में 3 में से 2 में कांग्रेस आगे और बीजेपी पीछे है। आपको क्या लग रहा है, क्या ओपिनियंस? क्योंकि आप तो हमेशा ओपिनियन पोल्स को सपोर्ट करते आए हैं आमतौर पर, जनरली, क्योंकि बीजेपी उनमें ज्यादातर जीत रही होती है। कौन जीत रहा है कर्नाटक? संजू वर्मा। मानक जी, आपने सवाल पूछा पर मुझे ये अच्छा लगा कि मैं क्या जवाब दूंगी उस पर भी आपने हल्के से एक टिप्पणी कर दी। वो जो कहते हैं ना, खाने को नहीं दाने अम्मा चली भुनाने, कांग्रेस का तो ये हाल है कि पिछले 60-70 सालों में यदि एक ऐसी पार्टी है जिसने खुलेआम बेझिझक बिना किसी रोक टोक के आतंक और आतंकवादियों का समर्थन किया है, वो कांग्रेस पार्टी है। क्योंकि आपने अपनी इंट्रोडक्टरी क्लिप में आतंक को लेकर राहुल गांधी की हमें प्रतिक्रिया सुनाई और उनका भाषण सुनाया, तो बड़ी जल्दी कुछ तथ्य आपके सामने रखना चाहती हूं। पहले तो ये, जब अमित शाह जी ने कुछ दिन पहले ये कहा था कि यदि कांग्रेस सत्ता में आई कर्नाटक में तो आतंकियों को और बढ़ावा मिलेगा, और कई लोगों ने कहा कि ऐसा कहकर अमित शाह ने कर्नाटका की जनता का अपमान किया है, उनके खिलाफ याचिका भी दर्ज की इलेक्शन कमीशन के समक्ष कुछ कांग्रेसी नेताओं ने। तो मुझे एक बात बताइए, जब ओसामा बिन लादेन की मौत हुई, दिग्विजय सिंह ने क्या कहा था? ओसामा जी। 2019 के लोकसभा चुनाव के पहले राहुल गांधी ने कहा था मसूद अजहर जी। फिर रणदीप सुरजेवाला, आजकल तो खैर जयराम रमेश राहुल गांधी के स्पोक्समैन बने हुए हैं, बट कुछ महीने पहले जब रणदीप सुरजेवाला कई सालों तक राहुल गांधी के प्रवक्ता थे ऑफिशियल, तो वो क्या कहते थे? अफजल गुरु की मौत पर, यह स्टेटमेंट है पब्लिक डोमेन में, अफजल गुरु जी की मौत का हमें खेद है। यह रणदीप सुरजेवाला का स्टेटमेंट है। यहां तक कि शशि थरूर ने यह कहा कि याकूब मेमन को जो सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सजा दी और वो बीजेपी की सरकार के चलते हुआ, दैट इज अ स्टेट स्पॉन्सर्ड किलिंग। तो पहली बात तो ये, आतंकियों के लिए और उनके समर्थन के लिए आंसू बहाना कांग्रेस की फितरत है। 2008 में बाटला हाउस एनकाउंटर के बाद सोनिया गांधी ने मोहन चांद शर्मा, जो हमारे पुलिस इंस्पेक्टर शहीद हुए थे, उनके लिए आंसू नहीं बहाए, इंडियन मुजाहिदीन के लिए आंसू बहाए। इसलिए यहां बैठकर जब कांग्रेस के प्रवक्ता और चुनावी रैलियों में कांग्रेस के नेता आतंक के खिलाफ बोलते हैं, तो मुझे यह बड़ा हास्यास्पद लगता है। सेकंड और सबसे अहम बात पूरे देश की छोड़िए, कर्नाटक में चुनाव हो रहे हैं, कर्नाटक के मुद्दे पर बात करती हूं। 2020 अगस्त, किसी को यह दिन भूलना नहीं चाहिए, अगस्त के महीने में बेंगलुरु में केजे हल्ली और डीजे हल्ली में आतंकियों ने कहर मचा दिया और मुख्य आरोपी नहीं, मुख्य कॉन्विक्ट तौसीफ निजाम सलमान के अलावा कौन है?
संपत राज। आर संपत राज कौन है? आर संपत राज एक जमाने में बेंगलुरु का एक्स मेयर हुआ करता था, कांग्रेस का काउंसिलर हुआ करता था। तो मैंने आपको प्रमाण सहित साबित किया कांग्रेस और आतंक का कितना मिलनसार एक रिलेशनशिप, इनका मेल जोल बहुत सही तालमेल बैठा हुआ है। अभी बस एंड में एक चीज कहूंगी कि आंकड़े अपनी जगह, मैं लोकल पोल की बात नहीं करूंगी, आपने पहले ही कह दिया संजू वर्मा शायद लोकल पोल की बात करेंगी, पर मैं हमेशा कहती हूं और डंके की चोट पर कहती हूं, नरेंद्र मोदी चुनावी मैदान में उतरे हैं, चाहे बेलगावी हो, बल्लारी हो, टुमकरू हो या फिर आज बेंगलुरु हो, उनका जो भव्य स्वागत हुआ है। आंकड़े यदि कुछ कहते हैं, जैसे इंग्लिश में कहावत है अ पिक्चर स्पीक्स 1,000 वर्ड्स, यदि पिक्चर आपसे कुछ कहना चाहती है तो वो ये है कि पिक्चर अभी बाकी है। ये जनता है, ये सब जानती है, और जनता को मूर्ख मत बनाइए, शर्म आनी चाहिए। आप पीएफआई की तुलना बजरंग दल के साथ करते हैं। ओके, सुरेंद्र राजपूत का नंबर है। मानव जी 10 सेकंड। अच्छा लीजिए, हाँ लीजिए, 10 सेकंड बोलिए। हाँ, बजरंग दल का गठन हुआ था 1984 में, और चाहे बजरंग दल हो, आरएसएस हो, वीएचपी हो, यह सभी राइट विंग ऑर्गेनाइजेशंस, आपको एक बात पता है मानव जी, 50,000 से ज्यादा एकाल विद्यालय और 30,000 से ज्यादा सरस्वती शिशु मंदिर और विद्या भारती स्कूल्स में 55 लाख से ज्यादा आदिवासी लड़कियों को मुफ्त पढ़ने का यदि आज अवसर मिल रहा है तो वो आरएसएस, वीएचपी और बजरंग दल ओके, जैसे ऑल राइट, संगठनों ओके, के सुरेंद्र राजपूत, ऑल राइट, सुरेंद्र राजपूत आपकी बारी है, आपके 4 मिनट शुरू होते हैं अब। सुरेंद्र राजपूत बोलिए। जैसे संजू कह रही हैं कि उन्होंने तो अपना आखिरी दाव प्रधानमंत्री मोदी के रूप में चला है, आपने भी लगता है सोनिया गांधी के रूप में आखिरी दाव चल दिया है। सुरेंद्र राजपूत। मानक जी कहते हैं ना कि दोनों ही पक्ष आए हैं तैयारियों के साथ, हम गर्दनों के साथ हैं, वो आरियों के साथ। उन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में आखिरी दांव नहीं चलाए, उन्होंने श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं, जो कांग्रेस पार्टी के ही नहीं देश के बड़े दलित नेता हैं, उनकी हत्या की साजिश रच करके आखिरी दांव चल दिया है। मणिकांत राठौर ने जिस तरीके की जो ऑडियो क्लिप सामने आई है, और उसके बाद प्रधानमंत्री जी की रहस्यमयी चुप्पी। भाई आप लोकतंत्र में क्या चाहते हैं? हिंसा तंत्र चाहते हैं? आप खड़गे जी को एलिमिनेट करना चाहते हैं, सफाया करना चाहते हैं, उनकी पत्नी को सफाया करना चाहते हैं जो राजनीति में नहीं है, उनके बच्चों का सफाया करना चाहते हैं, दलितों का सफाया करना चाहते हैं, आप लोगों को कहीं पर भी वोट देने नहीं देना चाहते, आप लगातार सांप्रदायिकता की बात करना चाहते हैं। अभी भारतीय जनता पार्टी की विद्वान प्रवक्ता ने पूरे 4 मिनट में सिवाय हिंदू मुसलमान के कुछ नहीं किया। आतंकी, आतंकवाद, अरे आतंकवाद को आप क्या जानेंगे, आपकी तो उंगली भी नहीं कटी। हमारे 2 प्रधानमंत्री शहीद हुए हैं, देश के हजारों जवान शहीद हुए हैं, पूरी झीरम घाटी में पूरी की पूरी कांग्रेस शहीद हुई है महेंद्र कर्मा और विद्याचरण शुक्ला के साथ में। आप क्या बात करेंगे आतंकवाद? आपको आतंकवाद की तमीज भी है? आप हाफिज सईद के साथ जाकर के हाथ मिलवाते हैं वेद प्रताप वैदिक से, आईएसआई को हिंदुस्तान में लेकर के आते हैं, बुरहान वानी जैसे कुख्यात आतंकवादी के घर 40 लाख रुपए लेकर के जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के उप मुख्यमंत्री, आईएसआई को पठानकोट लेकर के आते हैं, बिरयानी खाने चले जाते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं। आप क्या बात करेंगे आतंकवाद की? आतंकवाद हमसे पूछिए। लेकिन चूंकि आप लोगों के पास और कुछ कहने को नहीं है, 40% की आपकी सरकार है, निकम्मों की सरकार है, बेईमानों की सरकार है, घूसखोरों की सरकार है, उस पर आप कोई बात नहीं करेंगे। आप इस पर भी ये नहीं बताएंगे कि खड़गे जी को मारने की साजिश आपने रची क्यों? क्या गलती है खड़गे जी की? आज से 5 दिन पहले मदन दिलावर नाम का राजस्थान का जो विधायक है वो कामना करता है खड़गे जी का तो ऊपर जाने का समय आ गया, 80 साल के हो गए, और आज इसका राठौर का आ गया है, वीडियो ऑडियो क्लिप आ गया है। इसका मतलब आप पूरी राष्ट्रीय स्तर पर साजिश रच रहे हैं खड़गे जी को और पूरी कांग्रेस पार्टी को खत्म करने की, क्योंकि हताश हैं आप, निराश हैं आप कहीं ना कहीं चुनाव हार रहे हैं। अरे कर्नाटक के चुनाव में इतनी बड़ी हिंसा की साजिश आप रच रहे हैं, कर्नाटक की जनता जवाब देगी आपको। कर्नाटक बहुत स्वाभिमानियों का राज है, कन्नड़ियों को मारने का आपने प्लान बनाया है तो कन्नड़ आपको जवाब देंगे, पूरी तरीके से जवाब देंगे, और पूरी तरीके से वो लोग भी जवाब आपको देंगे जिनकी 1298 कंपनियां आपने बंद करी और लाखों लोगों को बेरोजगार किया है।
वो लोग भी टूर ऑपरेटर्स वो भी जवाब देंगे जब कर्नाटक में जो टूरिस्ट हैं 315% कम हो गए हैं। नंदनी का दूध पीने वाले भी जवाब देंगे आपको। और 815 गांवों में जहां महाराष्ट्र की योजनाएं चल रही हैं, कर्नाटक में गृह युद्ध जैसी स्थिति आप करना चाहते हैं, वो सारे के सारे आपको जवाब देंगे। वो कॉन्ट्रैक्टर भी जवाब देंगे आपको जिनसे आपने 40% की कमीशन वसूली है। और वो लोग भी जवाब देंगे आपको जो क्या नाम एमएलए के घर से 8 करोड़ रुपए जिनके थे, वो सारे जवाब देंगे। 2.5 लाख आपके पास सरकार की नौकरियां खाली पड़ी हुई हैं और आपने अभ्यर्थियों की सिर्फ इसने नहीं चयन किया क्योंकि वो करोड़ों रुपए नहीं दे रहे थे, आपको रेट लिस्ट लगी हुई है। ये सारे के सारे लोग आपको जवाब देंगे। मानक भाई, आशुतोष और हर्षवर्धन त्रिपाठी को ले लूं, उसके बाद एक राउंड और लेंगे फिर। आशुतोष और हर्षवर्धन त्रिपाठी, क्योंकि देखिए आज ओपिनियन पोल्स पर जो हम नजर डाल रहे हैं, पहले आशुतोष 3 ओपिनियन पोल्स मैंने दिखाया और कुछ लोकल चैनल्स के भी पोल्स हैं। अब तो मोटे तौर पर मतलब लास्ट 2-3 साल अगर हम देखें, 5 साल देखें, 10 साल देखें, तो मोटे तौर पर ओपिनियन पोल आशुतोष अब क्रेडिबल हैं क्या? क्या एक डायरेक्शन में अगर सारे जा रहे हों, जैसे 3 है, 3 में से 2 कह रहे हैं कांग्रेस आगे है बीजेपी से, उनको मान लेना चाहिए क्या? देखिए मानक, जब मैं संपादक था तो मैंने ओपिनियन पोल्स कराए हैं, मैंने एग्जिट पोल कराए हैं, इसलिए मैं कभी भी ओपिनियन पोल या एग्जिट पोल की क्रेडिबिलिटी पर मैं क्वेश्चन मार्क नहीं लगाता। मुझे ये अधिकार भी नहीं है कि मैं किसी के एग्जिट पोल या ओपिनियन पोल के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाऊं। एक साइंस मेरे है। कहने का मतलब, क्रेडिबिलिटी से मेरा कहने का मतलब था कि आमतौर पर क्या वो अब सही साबित हो रहे हैं क्या? ओपिनियन पोल्स देखिए, इस देश के अंदर सिर्फ 2 या 3 लोग हैं जो ट्रेंड सेफोलॉजिस्ट जिनको मैं कह सकता हूं। एक उनमें प्रणव राय है, दूसरा उसमें योगेंद्र यादव है, तीसरा यशवंत देशमुख को मैं ट्रेंड सेफोलॉजिस्ट मानता हूं। बाकियों के बारे में मेरे पास कोई जानकारी नहीं, इसलिए मैं बाकियों के बारे में कोई टिप्पणी भी नहीं करता हूं। लेकिन इन लोग जो ट्रेंड सेफोलॉजिस्ट है, जिन्होंने इस देश के अंदर सेफोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया, उनके ओपिनियन पोल्स भी गलत होते थे। तो इसका मतलब यह नहीं है कि वो ओपिनियन पोल गलत तरीके से करते थे या किसी पॉलिटिकल पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए करते थे। देखिए, राजनीति चुनाव का आकलन आप वहां पर जो जिस तरीके के मुद्दे उठाए जाते हैं उससे आप उसका अंदाजा बहुत आराम से लगा सकते हैं और उससे जमीन किस दिशा में जा रही है इसका भी अंदाजा लगा सकते हैं। मुझे लगता है कि कर्नाटक के अंदर पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी, उसकी कोशिश 2 मुद्दों के ऊपर आके सिमट गई है और यह भारतीय जनता पार्टी की ताकत भी है और भारतीय जनता पार्टी की कमजोरी भी है। भारतीय जनता पार्टी अंततः वो नरेंद्र मोदी के ऊपर आके सिमट जाती है कि वो अंत में आएंगे, रोड शो करेंगे और उसके बाद जो है वो भारतीय जनता पार्टी की नैया पार हो जाएगी। ये उनकी ताकत भी है, लेकिन यही अंत में उनकी सबसे बड़ी कमजोरी भी साबित हो रही है और होगी भी। इसलिए क्योंकि जो इसका मतलब यह है कि जो स्थानीय नेता है उनके अंदर इतनी ताकत नहीं है कि वो चुनाव जीत सके, और जब तक आपके पास राज्यों के अंदर विधानसभा चुनाव के अंदर जो क्षेत्रीय छत्रप नहीं है तो फिर अंततः उस पार्टी के लिए जीतना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। दूसरा सवाल यहां पे है कि जिस तरीके से कर्नाटक के अंदर 4 साल के आसपास भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तो उसको अपनी उपलब्धियों के ऊपर वोट मांगना चाहिए। लेकिन अभी आपने जिस तरीके से दिखाया, योगी आदित्यनाथ की बाइट दिखाई या फिर आपने हेमंत बिस्वा शर्मा की बाइट दिखाई, ये सब लोग या तो टीपू सुल्तान की बात कर रहे हैं या बजरंगबली की बातचीत कर रहे हैं, खुद प्रधानमंत्री बजरंगबली की बातचीत कर रहे हैं। मुझे तो इस पर हैरानी हो रही कि इलेक्शन कमीशन ने अभी तक प्रधानमंत्री के बयान का कॉग्निजेंस क्यों नहीं लिया, क्योंकि चुनाव के अंदर धर्म के नाम पर वोट मांगने की वजह से बाला साहब ठाकरे का वोटिंग राइट 6 साल के लिए जो है वो रद्द कर दिया गया था। और यहां पे प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं बजरंगबली का नाम लीजिए और आप जो है वो बटन दबाइए। ये सीधे तौर पर धर्म के आधार पर राजनीति करने का, वोट मांगने का अधिकार है। और अगर टीएन शेषन जैसा मुख्य चुनाव आयुक्त होते तो शायद प्रधानमंत्री के लिए अगली रैली करनी मुश्किल हो जाती। खैर, ये एक अलग तरीके का सवाल है, लेकिन एक बात यह स्पष्ट है, आज की तारीख में पहली बार मैं देख रहा हूं भारतीय जनता पार्टी जो हर चुनाव में आक्रामक रहती है, मुद्दों को सेट करती है, इनिशिएटिव लेती है, बाकी लोग रिएक्ट करते हैं। यहां पे कांग्रेस पार्टी इनिशिएटिव ले रही है, मुद्दों को सेट कर रही है और बीजेपी उस पर रिएक्ट कर रही है। इसलिए मुझे लगता है कि बीजेपी के लिए बहुत आसान नहीं है कर्नाटक के अंदर। अगर प्रधानमंत्री जी चला पाए तब तो बीजेपी की नैया पार हो सकती है। अगर वो हिमाचल की तरीके से अगर असफल साबित हुए तो फिर बीजेपी को यहां कोई उम्मीद दिखाई नहीं पड़ती। ओके, हर्षवर्धन त्रिपाठी। हर्षवर्धन जी, पहले ओपिनियन पोल्स पर आपकी राय,
आपको लगता है कि मोटे तौर पर 8-10 साल में अब ओपिनियन पोल्स बता देते हैं क्या होने वाला है चुनाव में, बिलीवेबल है? नहीं, निश्चित तौर पर माना कि देखिए, राजनीतिक दलों के लोग कुछ भी कहें और ओपिनियन पोल्स तो बहुत गलत साबित होते रहे हैं, लेकिन ये सच है कि दिशा दशा तो वो ठीक बताते हैं, संकेत कुछ कुछ आ जाता है और एग्जिट पोल लगभग ठीक होते रहे हैं। तो बाद में जब एग्जिट पोल आएगा तो शायद ज्यादा और बेहतर तस्वीर पेश करेगा। उसके पीछे एक वजह यह भी होती है कि आजकल के चुनाव में जितनी, जिसको कहते हैं कि गला काट प्रतिस्पर्धा होती है, उसमें कौन सी चीज मतदाता के मतदान स्थल तक पहुंचते पहुंचते काम करने लगे, ये किसी को पता नहीं होता है। जहां तक कर्नाटक चुनाव की बात है, मेरा ये बहुत स्पष्ट तौर पर मानना है कि बहुत वहां कठिन स्थिति है। विशेष करके अगर हम भारतीय जनता पार्टी के संदर्भ में कहें तो उनके लिए ज्यादा कठिन है, क्योंकि सरकार उन्हीं की है और सरकार बचाए रखना बहुत कठिन है, क्योंकि जिस तरह की स्थितियां वहां बनी, उनके बड़े बड़े नेता पार्टी छोड़कर गए, जिस तरह से वहां पर एक तरह से कहें कि जो कांग्रेस पार्टी, जिसको अभी आशुतोष जी ने एक बड़ी अच्छी बात कही, हालांकि वो दूसरे संदर्भ में शायद कहेंगे, मुझे नहीं पता है, लेकिन उन्होंने कहा कि कई बातों पर भारतीय जनता पार्टी प्रतिक्रिया दे रही। ये सही है कि वहां भारतीय जनता पार्टी कई ऐसे मसलों पर प्रतिक्रिया के मोड में है। जैसे उदाहरण के लिए जिस बजरंगबली की बात कर रहे हैं, वो आया ही तब जब पीएफआई और बजरंग दल को एक साथ खड़ा करने की कोशिश की कांग्रेस पार्टी ने। अब ये पता नहीं ये इसका धार्मिक उपयोग है या नहीं है, ये मैं नहीं जानता हूं। अगर बजरंगबली का नाम लेना है तो क्या बजरंग दल को बैन करना, वो भी चुनाव के समय ये बात करना कि बजरंग दल को बैन किया जाना चाहिए और उसको पीएफआई से इक्वेट करना, चूंकि पीएफआई पर बैन है, तो क्या जो कांग्रेस पार्टी कर रही है उसकी प्रतिक्रिया में भारतीय जनता जो पार्टी जो कर रही है वो भी एक टारगेट ऑडियंस को लेकर चल रही है, और उसका परिणाम क्या होगा, सबसे बड़ा सवाल। दूसरा जो महत्वपूर्ण सवाल है, जब ये चुनाव शुरू हुआ था तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी तरह से डेवलपमेंट के जमीन पर खेल रहे थे। पूरी तरह से उनके जो लोकार्पण थे, उनकी जो योजनाएं थी, चाहे वो मंड्या में रहे हो, चाहे मंगलुरु एक्सप्रेसवे हो, चाहे बेंगलुरु एयरपोर्ट हो। लेकिन जब चुनाव शुरू हुआ तो जो हम हर बार देखते हैं कि वो नरेंद्र मोदी भी उस पर जाते हैं, कांग्रेस पार्टी भी कोई कसर नहीं छोड़ती है, और अंत में वो पूरा चुनाव हिंदू मुसलमान पर भी गया। सबसे जो बड़ी बात है कि 4% जो मुसलमान आरक्षण था उसको जिस तरह से लिंगायत और वोक्कलिगा में बांटा, जो निर्दलीय सांसद हैं वोक्कलिगा की, जो भारतीय जनता पार्टी में मोदी जी की नीतियों में आस्था व्यक्त करके चली आई, चाहे वो बड़ी खबर हो, या फिर हम कहें कि अपने जो एक स्ट्रांग होल्ड से थोड़ा आगे निकलकर भाजपा ने कोशिश की। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से, मतलब ये अच्छा लग रहा है कि राहुल, प्रियंका और अब सोनिया जी भी एकदम खुलेआम मैदान में है। तो मुझे तो कर्नाटक चुनाव बड़ा रोचक दिख रहा है। दोनों पार्टियां इस तरह से आमने सामने लड़ रही है। अच्छा है, नहीं तो बड़ा अच्छा होता है कि अच्छा जीत गए तो किसी के माथे, हार गए तो वहां के स्थानीय नेताओं के माथे। तो मुझे तो कर्नाटक चुनाव बहुत रोचक और बहुत मुश्किल मुकाबला दिख रहा है। यह प्रतिक्रिया का चुनाव है, देखिए जनता कैसी प्रतिक्रिया देती। ओके, ऑल राइट। संजू वर्मा, पहले सुरेंद्र राजपूत का जवाब दीजिए। मल्लिकार्जुन खड़गे की हत्या की साजिश रच रहे हैं आप लोग, उनके पूरे परिवार को एलिमिनेट करने की कोशिश? मानक जी, मैं वही तो कहती हूं कि कांग्रेस के प्रवक्ता जब आकर डिबेट्स पर कुछ भी बिना सोचे समझे आरोप लगाते हैं तो इनको यह समझना चाहिए कि जब भी अपना मुंह खोलते हैं 500 वोट कम मिलते हैं कांग्रेस को। अभी एक बात कहना चाहती हूं, पिछले दिसंबर 2022 में मध्य प्रदेश के कांग्रेस के एक नेता राजेश पटेरिया ने क्या कहा, मोदी को मारा जाएगा तभी हिंदुस्तान बचेगा। अभी हाल ही में कुछ हफ्ते पहले मोदी तेरी कब्र खुदेगी, ये कांग्रेस के एक अधिवेशन में नारे लगे और कांग्रेस के सारे शीर्ष और बड़े बड़े दिग्गज नेता, उनके मुंह में दही जम गया था। वो राहुल गांधी जो ट्विटर पर सारा दिन कुछ ना कुछ लिखते रहते हैं, बोलते रहते हैं, उनके मुंह से एक कॉन्डेमनेशन भी नहीं निकला। और हाल ही में कुछ दिन पहले कांग्रेस के और एक दिग्गज नेता पंजाब के सुखजिंदर सिंह रंधावा, उन्होंने क्या कहा, मोदी को मार डालो नहीं तो हिंदुस्तान नहीं बचेगा। और जब जब भाजपा ने कांग्रेस के नेताओं से सवाल किया कि क्या आप ऐसे बेफिजूल, इनको आप क्या बेफजूल नारों का आप खंडन करते हो, कांग्रेस ने क्या कहा, यह हमारा ऑफिशियल, हमारा औपचारिक व्यू पॉइंट नहीं है। और राजेश पटेरिया ने क्या कहा, मैं मोदी जी को मारने की बात नहीं कर रहा था। सुखजिंदर रंधावा ने क्या कहा, मैं मोदी जी को मारने की बात नहीं कर रहा था, मैं तो आरएसएस की आइडियोलॉजी की बात कर रहा था। अभी बात करते हैं मुद्दों की, क्योंकि यहां चाहे
आशुतोष जी हो या फिर कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र सिंह राजपूत हो, दोनों ने कहा कि बीजेपी के पास कोई डेवलपमेंट का मुद्दा है नहीं, इसीलिए ये लोग कभी बजरंग बली तो कभी पीएफआई तो कभी हिंदू मुस्लिम तो कभी बोला नहीं पर बोल देंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड को भी ये हिंदू मुस्लिम के दायरे में ले आएंगे। तो आज 30 सेकंड में बोलूं जो हर्षवर्धन त्रिपाठी जी ने बोला, मैं उस बात को थोड़ा और आगे बढ़ाते हुए कहना चाहती हूं। केंपेनगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का टर्मिनल 2, 119 किलोमीटर बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेसवे का फेज 1, मैसूर कुशलनगर हाईवे, बेंगलुरु मैसूरू और मंगलुरु हाईवे का रेनोवेशन, बेंगलुरु चेन्नई मैसूर वंदे भारत एक्सप्रेस, हुबली धारवाड़ वंदे भारत एक्सप्रेस, एम्स को अप्रूवल मिली धारवाड़ में आने की। या फिर बात करें कि पहली बार एक प्रधानमंत्री 41 सालों में मांड्या रीजन में जाकर रैली को संबोधित करते हैं। और क्या हम इस बात पर दबाव ना दें कि भाई 30 लाख से ज्यादा महिलाओं को सिर्फ कर्नाटक में उज्ज्वला योजना का लाभ मिल रहा है, 1 करोड़ से ज्यादा कन्नडिगास को जल जीवन मिशन के तहत साफ पानी पीने का मौका मिल रहा है। और कितने शर्म की बात है कि साफ पानी पीना तो एक फंडामेंटल राइट है। सबसे ज्यादा सत्ता में कौन रही? कांग्रेस पार्टी। आप तो कन्नडिगा लोगों को साफ पीने का पानी नहीं दे सके और यहां भाषण देते हैं। सुरेंद्र राजपूत 2 मिनट रुक जाइए प्लीज। या फिर बात करते हैं कि 35 लाख लोगों को, 35 लाख कन्नडिगा लोगों को आयुष्मान भारत के तहत मुफ्त हेल्थ इंश्योरेंस मिला। और ये जो बात करते हैं ना कि हम तो कन्नडिगास के साथ नहीं है, आपको शर्म नहीं आती? टीपू सुल्तान को तालियों से उनका स्वागत करते हुए कहते हैं कि हम टीपू जयंती मनाएंगे। वो टीपू सुल्तान जिसने 2 लाख से ज्यादा कन्नडिगास को जबरन किडनैप करके उनको मौत के घाट उतार कर उनको फोर्सिबल ओके सुरेंद्र राजपूत, आपके 4 मिनट शुरू होते हैं। सुरेंद्र राजपूत बोलिए, आपकी बारी है। 3-4 चीजें हैं, हमें फिजूल के मुद्दों में पड़ना ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लोग हताश हैं, निराश हैं, उनके साथी, उनके समर्थक सब बड़ी बुरी तरीके से परेशान हैं। हम तो अपनी योजनाओं की बात करते हैं। हम तो सीधी सी बात करते हैं कि साहब आप हमारे दलित अध्यक्ष को जितना आप मारने की कोशिश करेंगे उतनी उनकी लंबी उम्र होगी। अगर आप प्रधानमंत्री जी उनकी रक्षा नहीं करने में सक्षम हैं तो कर्नाटक के लोग उनकी रक्षा करेंगे। आज ये देखना पड़ेगा प्रधानमंत्री जी को कि प्रधानमंत्री जी आपके चहेते जो मणिकांत राठौर साहब हैं, जो विधायक पद के प्रत्याशी हैं चित्रदुर्ग के, उन्होंने जिस तरीके का ऑडियो सामने लाए हैं वो किसी पॉलिटिकल पार्टी का भाषण नहीं है और किसी सभा में दिया गया भाषण नहीं है, वो साजिश है ऑडियो में। या तो प्रधानमंत्री जी इसको क्लियर करें कि साहब ये गलत है या उसके खिलाफ कोई एक्शन लें या उसकी क्या नाम वो जेल में जाए, उसको पार्टी से निकालें। नहीं तो बहुत स्पष्ट माना जाएगा कि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी सहित पूरी भारतीय जनता पार्टी क्या साजिश में शामिल तो नहीं है, चूंकि वो हार से हताश और निराश है। दूसरी बात आप आ जाइए, आप कहते हैं कि साहब कन्नडिगा लोगों का तो पिछले 4 साल से आप क्या कर रहे थे? आप मुझे बता दीजिए। 1238 कारखाने बंद कर रहे थे, बड़ी बड़ी कंपनियां कर्नाटक से बंद कर रहे थे। 315% जो पर्यटक है उसका टूरिज्म डाउन कर रहे थे आप लोगों ने 1 लाख से ज्यादा प्राइवेट लोगों की नौकरियां छीन ली। सरकारी नौकरियां 2.5 लाख आपके यहाँ खाली पड़ी हैं, वो आप नहीं दे पाए चूंकि आपको रेट लिस्ट के हिसाब से 1-1 करोड़ रुपया लोगों से नहीं मिला। आप क्या ये इस चीज को नहीं मानेंगे? आप जो जल नल पल जो भी बातें आप कर रहे हैं वो सारी की सारी पिछले 4 साल में क्यों नहीं की गई थी? आपने बताया नहीं। आपने ये नहीं बताया कि अमूल क्या नाम नंदनी को मार करके आप अमूल को लाना चाहते हैं। आपने ये नहीं बताया कि 898 गांवों में महाराष्ट्र की योजना क्यों चल रही है कर्नाटक के गांवों में। और आपकी सरकार, आपकी इतनी लचर, इतनी पंगु, इतनी लाचार सरकार है और भ्रष्टाचारी सरकार है कि आप वहां पर रोक नहीं पा रहे। कर्नाटक में, कर्नाटक और महाराष्ट्र में आप एकदम फ्री रन दे रहे हैं। प्रधानमंत्री जी को अरे बीच में मत लगाना होता है। एक मिनट, मानक अरे हमें तो कुछ नहीं मालूम, संजू वर्मा सब आपको मालूम है और आपके सारे क्यों मनाना चाहते हो? लेकिन अभी टीएफआई की पॉलिटिकल आउटफिट एसडीपीआई का समर्थन लेने की ठानी।
एसडीपीआई का समर्थन क्यों ले रहे हैं? मानक क्या आप चैनल चला रहे हैं? आप प्रस्तोता है या संजू वर्मा प्रस्तोता है? आती है या नहीं? एसडीपीआई का समर्थन लेने के बाद यहां बैठकर आप बीजेपी को नैतिकता पर भाषण मत दीजिए। ओके, संजू वर्मा, लेट सुरेंद्र राजपूत फिनिश। सुरेंद्र राजपूत अपनी बात पूरी करिए। क्या बेवकूफी की बात है? नहीं मानक जी, आप बीच में बोल भी नहीं रहे, इतना डरने लग गए भारतीय जनता पार्टी के लोगों से आप। अरे आपका मतलब, मुझे आपसे तो ये उम्मीद तो हम किसी के, मैं तो उनके बीच में नहीं बोला, लेकिन आप लगातार चुप होकर के उनका मौन समर्थन कर रहे हैं। अरे आपको भी मैंने पूरा टाइम दिया भाई बोलने का, ऐसे मत करिए। मैंने बराबर टाइम दिया, इसीलिए मैंने पहले बोला 4 मिनट शुरू होते हैं, 4 मिनट शुरू होते हैं। नहीं बराबर आप टाइम दे रहे हैं, लेकिन संजू वर्मा मेरे बीच में बोल रही, तो क्या ये मैं मानूं? अगर उन्होंने आपको टोका, आपने नहीं टोका, अगर उन्होंने आपको टोका, अगर वो 30 सेकंड्स उन्होंने आपको टोका, मैं आपको 30 सेकंड और दूंगा एक्स्ट्रा, और बोलिए आप। पर ये डर गए, ऐसे मत बोलिए ना, अच्छा नहीं लगता है। इतने टाइम से जानते हैं। अब आप आइए उस पर। चलिए बात पूरी करिए। जी। हाँ। नहीं अच्छा मुझे भी नहीं लगता आपको कहना, मुझे आपको कहना अच्छा नहीं लगता, लेकिन आप मित्र हैं, लेकिन जब सामने से बात आती है तो खराब लगता है। मैं आपको टाइम दे रहा हूं ना, पूरा मुझे कहना, आप जवाब दीजिए, बोलिए। बराबर टाइम दे रहा हूं दोनों को, बिल्कुल। जी आपकी भाई जवाब हमारा तारतम्य में टूट जाता है सर। हाँ। अब आप आ जाइए एसडीपीआई और ये पता नहीं क्या क्या जो भी बात कर रही थी कि हमने कोई एसडीपीआई का समर्थन हमको नहीं है। 16 जो हमारी सबसे मजबूत सीटें हैं मानक भाई, उन पर एसडीपीआई के प्रत्याशी खड़े हैं और हमको हराने के लिए कोशिश कर रहे हैं। अगर एसडीपीआई इतनी हमारी समर्थक है तो वो 16 के 16 प्रत्याशी हटा दे। ये भारतीय जनता पार्टी का प्लॉट, हमें सब पता है कि क्या भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है, क्योंकि हताश निराश है, हिंदू मुसलमान करना चाहती है। हिंदू मुसलमान हम नहीं होने देंगे। हम जनता के आशुतोष और हर्षवर्धन त्रिपाठी, एक राउंड मुझे आशुतोष और हर्षवर्धन त्रिपाठी को देना पड़ेगा। अच्छा लीजिए, 10 सेकंड और लीजिए, पूरी करिए। मेरा पूरा जवाब नहीं, बोलिए जल्दी। हाँ बोलिए जी। दूसरी बात, जब 2.5 लाख वहां पर नौकरियां अवेलेबल हैं और रेट कार्ड आपके पास क्या नाम है और लोग आपको पैसा नहीं दे रहे हैं, तो आप क्या नौकरियां क्या नाम लोगों को नहीं देंगे? आप क्या जो है 1238 कारखानों को बंद कर देंगे सिर्फ इस वजह से कि लाइसेंस फीस नहीं आपको मिल रही है? आप नंदनी को बंद करने की बात करेंगे? हम इस पूरे कर्नाटक को एक आत्मनिर्भर कर्नाटक बनाने की बात करेंगे। ओके, वर्सेस लगाइए। सुरेंद्र राजपूत, संजू वर्मा को स्क्रीन पर लाइए, वर्सेस लगाइए। कर्नाटक के ऊपर चढ़ा आशुतोष और हर्षवर्धन त्रिपाठी, थोड़ा सा इंतजार करते हैं, पहले इन दोनों को निपटने दीजिए। 2 मिनट संजू वर्मा, बोलिए 2 मिनट, उसके बाद 2 मिनट सुरेंद्र राजपूत, बोलिए संजू वर्मा। सुरेंद्र राजपूत को तो अभी आपने दूसरे राउंड में 4 मिनट बोलने की पूरी खुली छूट दी, अभी आप कह रहे हैं वापस सुरेंद्र राजपूत को 2 मिनट देंगे। अरे शुरुआत आपसे की थी संजू वर्मा, कैसी बात कर रही हैं आप? पहले आपको 4 मिनट दिए, फिर उनको दिए, फिर आपको दिए, फिर उनको दिए। भाई बराबर टाइम दूंगा ना, ऐसे मत करिए आप भी। देखिए दोनों प्रवक्ता एंकर को घेरने में लगे हुए हैं दोनों। अरे एक दूसरे से निपटिए भाई, एंकर को छोड़िए। नहीं मानक जी, मैं कभी आपको घेरती नहीं हूं। मुझे विक्टिम कार्ड खेलने की ना तो जरूरत है और ना ही विक्टिम कार्ड खेलना मेरी फितरत में है। यदि कोई पार्टी आज विक्टिम कार्ड खेलती है, सारा वक्त रोती रहती है, मोदी जी ने हमको ईडी के द्वारा समन किया, मोदी जी ने सीबीआई छोड़ दी, हमारे बेचारे राहुल गांधी को नेशनल हेराल्ड स्कैम में क्यों बुलाया, हमारी बेचारी सोनिया गांधी को नेशनल हेराल्ड स्कैम में क्यों बुलाया, हमारे बेचारे जीजा श्री रॉबर्ट वड्रा को बीकानेर के लैंड स्कैम में क्यों घेरा हुआ है? तो रोने का काम वो कांग्रेस का है। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहती हूं कि जो कांग्रेस पार्टी कहती है कि हम एक सेक्युलर पार्टी हैं, हम सांप्रदायिकता में विश्वास नहीं रखते, हम धर्मनिरपेक्षता में विश्वास रखते हैं, तो आपको डंके की चोट पर बता दूं कि पीएफआई की जो पॉलिटिकल आउटफिट है एसडीपीआई, उसके कर्नाटक के मुखिया अब्दुल माजिद और एसडीपीआई के और एक बड़े नेता एमके फैजी, ये दोनों ने कहा है कि कर्नाटक के कांग्रेस के पूर्व डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर जी परमेश्वर वो हाथ जोड़कर एसडीपीआई के पास गए और कहा कि बीजेपी को हम अकेले नहीं हरा सकते, आप एसडीपीआई प्लीज आइए और वोट कटिंग का काम कीजिए। एसडीपीआई के मुखिया अब्दुल माजिद और एमके फैजी ने कहा है, वी वर रिक्वेस्टेड बाय द कांग्रेस लीडरशिप टू एक्ट एज वोट कटर्स। जिस पीएफआई, जिस एसडीपीआई का समर्थन लेने में आप झिझकते नहीं हो,
ऊपर से आप यहां आकर नैतिकता पर भाषण दे रहे हो। मुझे बताइए एक बात, आप बार बार भ्रष्टाचार की बात करते हो, 40% कमीशन की बात करते हो। 1 मिनट 2 मिनट हो गए, 2 मिनट सुरेंद्र राजपूत। जी, मैं अब आपको बड़ी जिम्मेवारी से एसडीपीआई की बात बताता हूं, क्योंकि संजू वर्मा जी को पता ही नहीं है पॉलिटिक्स क्या होती है। बंबई में बैठी हुई अपना इधर उधर की बातें करती रहती। उन्होंने साफ कहा कि वो वोट कटर, वो तो वोट कटर है ही हैं। 16 सीटों पर मानक भाई, जहां हमारे सबसे मजबूत प्रत्याशी जो 16 की 16 सीट जीतने वाली हैं, वहां पर एसडीपीआई ने अपने कैंडिडेट खड़े कर रखे और बारीकी के लिए कहते हैं कि साहब जेडीएस जीत जाए, कांग्रेस जीत जाए। ये कोई समर्थन है? और रही बात, हमने ना समर्थन मांगा ना हम कोई बात करते हैं। यहां पर बात क्या नाम जो कर्नाटक की जनता की है। कर्नाटक को जनता में हम महिलाओं को 2000 रुपए देने की बात कर रहे हैं, बेरोजगार ग्रेजुएट को 3000 रुपए और डिप्लोमा होल्डर को 1500 रुपए देने की बात कर रहे हैं, 200 यूनिट बिजली फ्री देने की बात कर रहे हैं। कर्नाटक को हम दोबारा से इंडस्ट्रियल हब बनाने की बात कर रहे हैं, हिंदुस्तान में नंबर 1 बनाने की बात कर रहे हैं। कर्नाटक के किसानों को हम कहीं ना कहीं पूरा इस तरीके की चीजें देंगे जिससे कि वो आत्मनिर्भर हो पाए और उनकी कमाई जो है दुगनी हो जाए। ये हम गलत बात क्या कर रहे हैं? हाँ, ये लोग जरूर टीपू सुल्तान के बारे में कहने से पहले इन्हें शर्म नहीं आती है कि हिंदुस्तान के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के अग्रणी नायक टीपू सुल्तान को आप हिंदू और मुसलमान में बांध रहे। और रही बात जो उन्होंने कहा कि उन्होंने इसकी हत्या की, उसकी हत्या की, अरे भाई, टीपू सुल्तान के मैसूर राज्य ने मैंगलोर से लड़ाई करी। आप हमको बता दीजिए मानक भाई, आशुतोष भी बैठे हुए हैं और हर्षवर्धन त्रिपाठी भी, अशोक ने कलिंगा पे लड़ाई करी थी, किसने किसको मारा था? पुराने जमाने की बात करके ये क्या बात करना चाहते जब राज्यवार आपस में लड़ाई होती, जब राज्य आपस में देश होते थे? चूंकि इनको हिंदू मुसलमान करना है, इनको मणिपुर में नहीं बोलना है कि पूरा मणिपुर जल रहा है। प्रधानमंत्री 2 मिनट हो गए तरीके से करना। आशुतोष और हर्षवर्धन त्रिपाठी। आशुतोष, मतलब मुद्दों से पता लग रहा है जो दोनों प्रवक्ता अपनी अपनी बात कह रहे हैं कि किस पार्टी का फोकस इन आखिरी के 2-3 दिन जो चुनाव प्रचार के बचे हैं उसमें किस पर है। जैसे आज मल्लिकार्जुन खड़गे की हत्या का एक नया वो आ गया, जो जिस पर सुरेंद्र राजपूत सबसे पहले बोले थे। उसी तरह से बीजेपी, एसडीपीआई, पीएफआई और इस पर फोकस कर रही है। यानी चुनाव के आखिरी राउंड में ये मुद्दे उठाए जा रहे हैं। इसका मतलब लगता है कि बीजेपी और कांग्रेस को बाकी सारे मुद्दे हो गए, अब आखिरी में जो छोंका लगाना है वो इन्हीं मुद्दों से लगाना है। देखिए, अभी मैं हेमंत बिस्वा शर्मा की बाइट देख रहा था। वो असम के हैं तो इसलिए उनसे ये उम्मीद करना कि टीपू सुल्तान के बारे में वो जानते होंगे, मैं थोड़ा उस पर क्वेश्चन मार्क लगाता हूं। खुद येदियुरप्पा ने 2013-14 के आसपास, उनकी तस्वीरें सबके पास उपलब्ध हैं, वो टीपू सुल्तान की टोपी लगा के घूमा करते थे। 2017 के बाद से जरूर बीजेपी ने अपना स्थान बदल दिया है। अगर भारतीय जनता पार्टी को वाकई में हिंदू धर्म, हिंदू सभ्यता के बारे में अगर कुछ सोचना है तो श्रृंगेरी के मठ की ऑफिशियल वेबसाइट पर चले जाएं, जहां टीपू सुल्तान की तारीफ है। क्यों तारीफ है? क्योंकि टीपू सुल्तान, जब श्रृंगेरी के मठ को उजाड़ दिया गया था तो आक्रमणकारियों से टीपू सुल्तान ने बचाया था। 36 चिट्ठियां शंकराचार्य ने लिखी थी और शंकराचार्य ने न केवल श्रृंगेरी के मठ का जीर्णोद्धार कराया बल्कि शंकराचार्य की मदद की, उनको आश्रय भी दिया था। अब ये तथ्य बीजेपी कभी किसी को नहीं बताती है। और श्रृंगेरी का मठ कौन सा है? जो आदि शंकराचार्य ने भारत में 4 जगह पे जो स्थापित किया था मठ, उनमें से एक है और उसकी बहुत मान्यता है हिंदू धर्म के अंदर। तो ये सारा का सारा जो प्रश्न है वो सिर्फ पूरे जो कर्नाटक के अंदर जो मौजूदा सरकार है उसकी उपलब्धियों पे चर्चा ना हो, क्योंकि उपलब्धियों पे चर्चा होगी तो वहां जो कॉन्ट्रैक्ट एसोसिएशन ने जो 40% कॉन्ट्रैक्ट में आरोप लगाया था और ईश्वरप्पा का नाम लेकर वहां के कॉन्ट्रैक्टर पाटिल ने आत्महत्या की थी, उसका जिक्र सामने आ जाएगा। तो यह बात ठीक है कि देश के प्रधानमंत्री कहते हैं 85% कांग्रेस के जमाने में था, हमारे जमाने में 40% है। यह तर्क जमीन पे बैठता ही नहीं। भ्रष्टाचार 1% का हो, 85% का हो, 40% का, उसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है। मूल सवाल यह है कि शायद आज कर्नाटक में जो सरकार की उपलब्धियां हैं उस पर चर्चा नहीं होती। और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि दरअसल जो कर्नाटक की लीडरशिप है उसने नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पूरी तरीके से निराश किया है। ओके, हर्षवर्धन त्रिपाठी, टीपू सुल्तान पर ही पहले हर्षवर्धन त्रिपाठी, आपकी राय, क्या वाकई टीपू सुल्तान की
तारीफ होनी चाहिए या उनको इस तरह से डीमोनाइज नहीं करना चाहिए जो बीजेपी कर रही है? हर्षवर्धन त्रिपाठी। देखिए मानक जी, मैं इतिहासकार तो हूं नहीं, और मेरा ये हमेशा मानना है कि इतिहास जो है ना, वो या तो विजेता लिखते हैं या जो सत्ता में रहता है वो लिखता है। और अक्सर हम देखते हैं, ये कोई बहुत कहें कि चौंकाने वाली बात नहीं कि ढेर सारे ऐसे इतिहास होते हैं जब हम उसको समय के साथ पढ़ते हैं, लिखते हैं, देखते हैं, तो उसमें से परतें निकलती हैं तो पता चलता है कि असली मुद्दा पूरी तरह से दबा दिया गया। अब टीपू सुल्तान को एक वर्ग बड़ा नायक कहता है और एक वर्ग मानता है कि उन्होंने आक्रांता के तौर पर जो कुछ किया। अब सवाल यह है कि मैसूर का इतिहास अगर हम पढ़ेंगे, और ठीक है कि कई लोग वो कहते हैं कि अंग्रेजों से लड़ाई में उमरे, अगर वो पूरी तरह से हम ये कह रहे हैं कि ये जो पूरी लड़ाई है ये सिर्फ इतिहास को बदलने की है, तो फिर तो कांग्रेस को खुश होना चाहिए, क्योंकि हिंदू और मुसलमान सब तो टीपू सुल्तान को नायक मानते हैं। परेशान क्यों हो गए? इसका मतलब तो ये है ना कि एक बड़ा वर्ग है कर्नाटक में जो ये मानता है कि टीपू उनके नायक नहीं है। और ये मैं बहुत गंभीरता से ये बात कह रहा हूं, कन्नड़ के जितने महत्वपूर्ण नेता हैं कर्नाटक के, उन्होंने कभी टीपू सुल्तान को नायक के तौर पर स्थापित नहीं किया, चूंकि अंग्रेजों के समय में वो एक स्थापना आई। और मैं फिर से कह रहा हूं कि इस देश में मुगल आक्रांताओं का इतिहास किसी ने ईमानदारी से अभी तक नहीं लिखा है। वो अलग विषय है, मैं इतिहासकार नहीं हूं इसलिए उसको छोड़ देता हूं। लेकिन आप जरा देखिए कांग्रेस के मुद्दे क्या हैं। क्या कांग्रेस ने कोई चुनाव लड़ा है डेवलपमेंट के मुद्दे पर, या रोजगार के मुद्दे पर, या महंगाई के मुद्दे पर, विशुद्ध विभाजन के मुद्दे पर? सिद्धारमैया सरकार में पहली बार कन्नड़ हिंदी विवाद सामने आया। मुख्यमंत्री पोस्टर लगवा रहे थे, मुख्यमंत्री कालिक पुतवा रहे थे हिंदी पर सिद्धारमैया के समय। अमूल नंदिनी विवाद, इस तरह से क्षेत्रीय भावनाओं को भड़काना। दो बड़ी सहकारी समितियां, और अमूल कोई भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में नहीं बनी है। अब अमूल कांग्रेस के शासनकाल में बनी और वो गुजरात में इतना सफल आंदोलन हो गई, और आज गुजरात से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं तो इस तरह से उसको गलत छवि पेश करना, उस पर कालिख पोतने की कोशिश करना, यह बड़ा शर्मनाक है। और अभी की अगर हम बात कर लें तो क्या हिजाब के मुद्दे पर कांग्रेस कोई स्टैंड ढंग का ले पाई? वरना अगर उसे पता होता कि टीपू ही नायक हैं तो कहती ना भाई कि अपने नायक को एक तरफ रखिए, पढ़ने के लिए लड़की को क्यों इस तरह से बंधन में डाल रहे हो? लेकिन ये साहस नहीं है। और ये सच लगता है कि पीएफआई पे बैन की वजह से ही बजरंग दल का मुद्दा बेवजह उठाया गया, जो आचार्य प्रमोद कृष्णम जैसे कांग्रेस नेता कहते हैं। ज्यादातर कांग्रेस के नेता आप निजी बातचीत में मिलिए तो कह रहे हैं कि जबरदस्ती का मुद्दा बजरंग दल को बैन करने का उठाकर कांग्रेस वहां फंसी, उसकी प्रतिक्रिया में यह सब कुछ हो रहा है। ओके, मेरे पास टाइम बिल्कुल खत्म हो गया। बहुत धन्यवाद राष्ट्र की बात में आने के लिए। ये शो दोबारा आप देखना चाहें YouTube और Facebook पर देख सकते हैं। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, खबरें जारी। राष्ट्र की बात